हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग चाओ के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने गई होती है और स्टाफ उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। फिर इतने में चाओ को उसकी फियांसी येन की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि यूतोंग अब्रॉड से वापस आ गई है, पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं उसका हॉस्पिटल में ध्यान रख रहा हूँ, तो अभी हम अपनी वेडिंग पोस्टपोन करते हैं। ये सुनते के साथ ही चाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो अपनी फ़र्स्ट लव से इतना प्यार करता है कि 3 साल हो गए लेकिन अभी भी वो उसे भूल नहीं पाया, और अब वो वापस आ गई है तो वो उसका ख्याल रखने के लिए शादी तक को पोस्टपोन कर चुका है। फिर ये सुनते के साथ ही ये यहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस उतार देती है और बहुत ही स्टाइल में यहाँ से निकल जाती है और सीधा येन की कंपनी पहुँचती है। येन की सेक्रेटरी उसे बाहर रोकने लगती है कि वो येन के ऑफिस में ऐसे नहीं जा सकती, पर ये नहीं सुनती है और जाकर देख लेती है कि कैसे येन यहाँ पर यूतोंग को किस कर रहा होता है। फिर वो अंदर आ जाती है तो येन इसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे आ गई, कम से कम नॉक तो करना ही चाहिए था। चाओ को बहुत ही गुस्सा आती है और वो कहने लगती है कि तुम दोनों डॉग्स की जोड़ी है। तो ये सुनते के साथ ही येन कहता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे बोल सकती हो, यूतोंग आखिर तुम्हारी सिस्टर है। फिर यूतोंग कहने लग जाती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ तुम मुझसे इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि इतने सालों से मैं तुम्हारे मॉम डैड के साथ रह रही थी और तुम्हारी जगह ली हुई थी, और तुमसे पहले ही येन और मैं साथ हो चुके थे और मैं आज भी उसे पसंद करती हूँ। तो चाओ कहती है कि ऑफ कोर्स मैं रियल डॉटर हूँ तो सब कुछ वैसे भी मेरा है, तुम यहाँ पर मुझ पे तरस खाने की एक्टिंग मत करो। तभी येन से चिल्लाता है कि बस बहुत हो गया, यूतोंग अभी अब्रॉड से वापस इसलिए आई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए उसे तुम परेशान मत करो। एक काम करो, तुम अभी कुछ टाइम के लिए स्टडी करने अब्रॉड जाओ और जब तुम वापस आओगी ना तो हम लोग अपनी वेडिंग कर लेंगे। तो चाओ कहती है कि अच्छा, तो तुम दोनों साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे यहाँ से अब्रॉड भगा रहे हो। तो येन कहता है कि कुछ भी मत बोलो, मैं बस इसलिए तुम्हें यहाँ से भेज रहा हूँ ताकि कुछ टाइम के लिए मैं यूतोंग का ख्याल रख सकूँ, वो अभी ठीक नहीं है और मैंने बोला ना कि हम बस वेडिंग पोस्टपोन कर रहे, कैंसिल नहीं। तो ये कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं खुद इस शादी को कैंसिल कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो उस पेपर को फाड़ देती है। तो येन कहता है कि देखो ये सब करके अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारी फैमिली को मेरे साथ बिजनेस डील करना है और इसलिए तुम ये शादी कैंसिल कर ही नहीं सकती। तो चाओ इसके मुंह पर पानी फेंक देती है और कहती है कि अपनी शक्ल जाकर आईने में देखो, तुमने अपने आप को समझे क्या हुए हो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर यहाँ पर ये तो बहुत ही गुस्सा होने लग जाता है और यूतोंग इसका मुंह पोंछती है और कहती है कि ज़रूर सिस्टर मुझ पर गुस्सा हो गई थी इसलिए ये सब कह रही थी, और फिर रोने का नाटक भी करने लगती है और कहती है कि एक बार सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था और उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दी थी कि मैंने उसे मारने की कोशिश करी हूँ, इस वजह से ही मुझे फिर अब्रॉड जाना पड़ गया और अब मैं 3 साल बाद वापस आई हूँ तो भी सिस्टर अभी भी मुझसे नफरत कर रही है। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अच्छी हो और वही ख़राब है। तो यूतोंग कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, सिस्टर बहुत ही अच्छी है, बस वो गुस्सा हो गई है ना, तुम एक बार उसे मनाने जाओगे तो फिर वो मान जाएगी। तो ये कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मुझे इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाएगी, देखना अब भी कैसे वो खुद ही यहाँ वापस आएगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी। मैं 3 तक काउंट करता हूँ। फिर वो काउंटिंग करने लगता है, पर यहाँ पर चाओ नहीं बल्कि इसकी सेक्रेटरी आती है और वो बताती है कि मिस चाओ तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनते के साथ ही इसे शौक लगता है और ये बहुत ही गुस्सा होने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि चाओ यहाँ जैसी कंपनी के बाहर निकलती है तो इसकी फ्रेंड सूजी इसे पिक करने पहुँच जाती है और वो कहती है कि तुम कार में आके बैठो, और फिर वो उससे पूछती है कि वैसे ये बताओ यूतोंग अब्रॉड से वापस आ गई है तो तुम और येन अब शादी कब करने वाले हैं। तो चाओ अपनी फ्रेंड सूजी को बताती है कि अब मैं ये शादी नहीं करूँगी और तुम मेरी एक हेल्प करो, तुम्हारी रिपोर्टर से बहुत पहचान है ना, तो इस बारे में न्यूज़ लीक कर दो कि मैं उसके साथ अपनी ये शादी खुद ही कैंसिल कर दूँ। तो सूजी शॉक होकर पूछती है कि तुम तो बहुत ही डिटरमाइंड थी ना उसे शादी करने के लिए, तो आखिर अब क्या हो गया। तो चाओ कहती है कि मुझे बस शादी के लिए कोई पार्टनर चाहिए था, ज़रूरी नहीं है कि उसी से करूँगी। और फिर यहाँ येन की सेक्रेटरी उसे बताती है कि चाओ ने उसकी और अपनी शादी कैंसिल होने की न्यूज़ लीक कर दी है। फिर ये सुनते के साथ ही ये बहुत ही शौक होता है और इतने में यहाँ पर फिर इसकी मॉम आ जाती है और इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, तुमने आखिर चाओ को गुस्सा क्यों दिला दिए, देखो ये शादी हम नहीं तोड़ सकते, उसकी कंपनी के साथ हमारी बिजनेस डील हुई है तो चाहे जो हो जाए तुम ये शादी नहीं तोड़ सकते हो। तो ये कहता है कि मॉम मैं कौन सा शादी तोड़ना चाह रहा हूँ, बस वो ये सब ट्रिक्स खेल रही है। तो येन की मॉम उसे चिल्लाती है कि चाओ अपनी फैमिली की रियल डॉटर है और तुम उसे छोड़कर यहाँ फेक डॉटर के साथ घूम रहे हो, ये तुम्हारी कोई काम की नहीं है, समझे, इसलिए तुम जाओ चाओ से माफ़ी मांगो और उसे मना कर उसे शादी की वापस से बात करो। तो कहता है कि रुको मॉम मैं अभी उसे मैसेज करता हूँ।
वो नाटक कर रही है ना, मैं जब उसे मैसेज करूँगा तो वो खुद ही आएगी। फिर ये उसे वॉइस मैसेज भेजने लगता है, पर इसे पता लगता है कि उसने इसका नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर तो ये और गुस्सा हो जाता है और इसकी मॉम भी इसे कह देती है कि मैं नहीं जानती हूँ, चाओ वापस आनी चाहिए। ऐसा कहकर वो चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ अपनी फ्रेंड सूजी को लेकर एक कंपनी आती है और इसकी फ्रेंड सूजी कहती है कि ये तो न्यू डिज़ाइन कंपनी है ना, जो कि आजकल काफ़ी फेमस हो चुकी है, तुम आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो। चाओ कहती है कि वो तुम्हें अभी पता लग जाएगा। फिर ये लोग जैसे अंदर जाते हैं तो सारे एम्प्लॉयज़ चाओ को बॉस कहने लगते हैं। ये सुनते के साथ ही सूजी बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है कि यानी तुम ही इस मिस्टीरियस कंपनी की बॉस हो। वाओ, तुम तो सच में बहुत ही छुपी दुश्मन निकली। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी फैमिली के छोड़ने के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। चाओ कहती है कि अभी तक मैं शादी की वजह से कंपनी के काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब मैं अच्छे से अपनी कंपनी में फ़ोकस करूँगी। अभी मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी मिला है और उस पर काम करना है। फिर वो सारे एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए भेज देती है। तो इसकी फ्रेंड सूजी कहती है कि आखिर तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट मिला है। तो चाओ इससे बताने लग जाती है कि तुमने शिनचुआन कंपनी का नाम सुनी हो। तो फिर ये सुनते के साथ ही सूजी कहती है कि वही 10 बिलियन वाली इंटरनेशनल कंपनी ना, जो कि बहुत ही फेमस है। मैंने सुनी हूँ कि उस कंपनी का बॉस बहुत ही यंग है, जिसने इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी कंपनी ग्रो कर लिया। पता नहीं वो दिखता कैसा होगा। तो चाओ कहती है कि शायद अब मैं बिजनेस डील उसे करने वाली हूँ तो ज़रूर उसे मिल लूँगी। और फिर वो उसे अपना ऑफिस दिखाने के लिए लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम हमारे में लीड शेन को देखते हैं, जो कि उसी कंपनी का बॉस है जिसके साथ अभी चाओ बिजनेस डील करने जा रही है। वो यहाँ अब्रॉड में होता है और उसका सेक्रेटरी उसे बता रहा होता है कि मिस चाओ मिल चुकी है। 3 साल पहले वो कंट्री चली गई थी और वहीं पर ही इतने टाइम से छुपी हुई थी और उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स ढूंढ लिए हैं और अभी वो खुद की डिज़ाइन कंपनी चला रही है और अभी उनका प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के साथ स्टार्ट होने जा रहा है। तभी मुझे उनके बारे में पता लग गया। तो शेन कह देता है कि अब मैं भी कंट्री जाऊंगा चाओ के पास। फिर हम देखते हैं कि चाओ को यहाँ पर कॉल आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि शेन यहाँ पर आ रहा है। ये सुनते के साथ ही शौक होती है कि उसने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। फिर इतने में यहाँ पर इसकी फ्रेंड सूजी आ जाती है और कहती है कि तुम आखिर क्या सोच रही हो। देखो अब तुमने अपनी लाइफ अरेंज कर ही ली हो तो चलो हम लोग क्यों ना अपना मूड ठीक करने के लिए थोड़ा शॉपिंग करने चले। तो फिर चाओ मान जाती है और दोनों यहाँ एक स्टोर में आकर काफ़ी सारे कपड़े और बैग्स वगैरह ख़रीद लेते हैं। और इसकी फ्रेंड सूजी तो बहुत ही खुश होने लगती है कि वो तो अपनी फैमिली के बिना ही इतनी ज़्यादा अमीर है। फिर जैसे यहाँ पर वो अपना कार्ड देती है पे करने के लिए, तो स्टाफ बताती है कि उसका कार्ड तो फ्रीज़ हो चुका है। और फिर इतने में स्टोर में यहाँ यूतोंग आ जाती है और वो चाओ का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हें पता भी है ये स्टोर कितनी ज़्यादा महंगी है और अब तुम्हारा कार्ड तो फ्रीज़ हो चुका होगा क्योंकि मॉम डैड को मैंने तुम्हारे बारे में बता चुकी हूँ, तो इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं खरीद पाओगी। चाओ कहती है कि किसने कहा। और फिर वो अपने पर्स में से एक ब्लैक कार्ड निकालती है और वो देती है। तो ये देख कर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि चाओ के पास तो अनलिमिटेड वाला कार्ड है। स्टोर में जो आए हुए और भी 2 लोग होते हैं वो भी इस बारे में सुन लेते हैं और काफ़ी शॉक होते हैं कि ये ब्लैक कार्ड बहुत ही लिमिटेड होता है और सिर्फ अमीर लोगों के पास ही होता है जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो लगता है ये लड़की बहुत ही पावरफुल है। ये सुनते के साथ ही यूतुंग को तो बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि मॉल के बाहर यहाँ शेन पहुँच जाता है और फिर वो चाओ से मिलने सीधा उसके सामने पहुँच जाता है और उससे बातें करने लगता है। सभी लोग यहाँ पर शेन को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये कितना हैंडसम है और इसने जो हाथ में वॉच पहना है वो कितने बिलियंस की है। चाओ कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शेन कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आ गई है कि तुम 3 सालों तक भाग कर चली गई थी और यहाँ पर छुपी हुई थी। वो तो अच्छा हुआ कि अब तुम्हारे साथ मेरी बिजनेस डील हो रही थी, तभी मैं तुम्हें ढूंढ पाया। तो ये सुनकर ये सोचती है कि अच्छा, तो मैं जिस कंपनी के साथ डील करने जा रही हूँ वो इसी की कंपनी है। तभी सूजी स्लो से यहाँ पर चाओ से पूछती है कि आखिर ये कौन है, तुम्हारा इसके साथ कुछ रिलेशन है। तो चाओ कहती है कि ये मेरा ब्रदर है और हाँ अभी तुम सब संभाल लो, मैं इसके साथ जा रही हूँ। और फिर चाओ शेन के साथ यहाँ से बाहर चली जाती है और सूजी भी इन लोग के पीछे जाती है। और ये सब देखकर यूतोंग को बहुत गुस्सा आती है और ये सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि इसने आखिर येन के साथ अपनी शादी इतनी आसानी से क्यों तोड़ ली, क्योंकि इसने पहले किसी रिच आदमी को फंसा के रखी है। रुको मैं इस बारे में येन को बताती हूँ, फिर तो वो इस पर कितना गुस्सा होगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शेन चाओ के साथ उसके घर पर आ जाता है और फिर उसके करीब जाकर उसे पूछने लगता है कि क्या अब तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी कि तुम 3 साल पहले भाग क्यों गई थी। तो चाओ हमें बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तो शेन की फैमिली ने उसे अडॉप्ट करे थे और वो लोग उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे और उसे बहुत ही प्यार करते थे। पर फिर एक दिन शेन के डैड की मौत हो गई थी और उसके बाद कंपनी की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई थी और शेन के ऊपर काफ़ी कर्जा
गुस्सा चढ़ गया था और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए चैन को जो लड़की पसंद करती थी उसने उसकी मॉम को किडनैप करके चाओ को धमकी दी थी कि अगर वो चाहती है कि शैन की मॉम को वो छोड़ दे तो वो चुपचाप से शैन को छोड़कर चली जाए। और वो इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि उसे पता लग गया था कि चाओ असल में शैन को पसंद करती है, इसलिए वो उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए उसे ऐसी धमकी दे रही थी। और क्योंकि शैन की फैमिली ने चाओ का इतना अच्छे से ख्याल रखे थे तो इस वजह से वो उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो वो वापस कंट्री आने के लिए मान गई थी और उसने शैन को इस बारे में पता भी नहीं लगने दी थी, नहीं तो फिर वो उसे जाने नहीं देता। फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और चाओ ये सारी चीज़ें याद करते हुए शैन को हक करके उसे बताने लगती है कि ब्रदर मैंने तुम्हें बहुत ही मिस करी। शैन कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या इतने सालों से तुमने बहुत सफ़र करी हो। तो फिर ये बताने लगती है कि मैं जानबूझ के तुम्हें और मॉम को छोड़कर नहीं गई थी, बस मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि वैन कहीं मॉम को कुछ कर ना दे, उसने मुझे धमकी दी थी तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। तो ये कहता है कि तुम कितनी बुद्ध हो, ऐसे कोई भी आकर तुम्हें बुली करेगा और तुम उसकी बात मान जाओगी, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि दूसरे से डर जाया करो। तो चाओ मन में सोचती है कि उस लड़की ने उसे शैन के नाम पर ही धमकी दी थी, इसलिए ही तो वो उसके लिए उसे छोड़कर चली गई थी। फिर यहाँ पर चाओ पूछती है कि मॉम अब कैसी है, तो ये बताता है कि मॉम तुम्हें इतने सालों से कितना मिस करती थी और तुम उन्हें देखने एक बार भी नहीं आई। और वैसे ये बताओ अगर मैं अभी यहाँ पर नहीं आता तो क्या तुम उस बेकार लड़के से सच में शादी करने वाली थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूतुंग ने यहाँ पर येन को चाओ के बारे में बता चुकी होती है कि वो अभी किसी वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चला रही है, पर इस बात पर येन को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ज़रूर उसने किसी भी मैन को एक्टिंग करने के लिए ढूंढ ली होगी ताकि वो मुझे गुस्सा दिला सके, वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और यहाँ हम देखते हैं कि शैन चाओ से पूछ रहा होता है कि क्या तुम उस येन को पसंद करती हो, कितना बेकार लड़का है और उसकी फैमिली भी अच्छी नहीं है। तो चाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, वो तो मेरी फैमिली उससे मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं इसलिए मैं मान गई थी। तो ये कहता है कि अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना कि इन 3 सालों में तुम उसकी बड़ी केयर करती हो और इस बारे में सब कोई जानता है कि वो जब भी तुम्हें बुलाता है और जो काम देता है तुम उसकी सारी बातें सुनती हो और उसके पास ही घूमते रहती हो। तो फिर चाओ यहाँ बैठकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं उस येन को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, वो तो बस फैमिली को खुश करने के लिए मैं उसके साथ ये सब एक्टिंग कर रही थी। और वैसे भी उस येन की तो एक फ़र्स्ट लव भी है जो कि अब्रॉड से वापस आ गई है और वो ज़रूर उसी के साथ होगा और उस सब मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी है, तो हमारी ये शादी हो ही नहीं सकती। शैन कहता है कि क्या सच में। तभी इतने में यहाँ पर चाओ को येन की कॉल आ जाती है, तो ये कहता है कि क्या उसका कॉल नहीं उठाओगी, तो फिर ये उठा लेती है। तो फिर वो इसे चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किसी वाइल्ड मैन को ढूंढ लियो, देखो फालतू ये सब नाटक करना बंद करो क्योंकि तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। तो फिर चाओ से चिल्लाती है और कहती है कि तुम जिस वाइल्ड मैन की बात कर रहे हो ना वो मेरे साथ ही है, ठीक है, तो तुम मुझे परेशान मत करो। ऐसा बोलकर उसका कॉल कट करती है। फिर शैन उसके पास आ जाता है और पूछता है कि अच्छा तो तुम मुझे वाइल्ड मैन कह रही थी। तो ये कहती है कि मैंने तो बस ऐसी कैजुअली कह दी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और हाँ तुम कुछ ज़्यादा क्लोज आ रहे हो। तो फिर वो कहता है कि बचपन में तो हम इससे भी ज़्यादा क्लोज थे। तो फिर चाओ जल्दी से उसे दूर करती है और कहती है कि अब काफ़ी रात हो चुकी है तो मैं आपके लिए होटल में रूम बुक कर देती हूँ, आप वहीं पर रुक जाओ। तो ये कहता है कि आखिर मैं होटल में क्यों रहने जाऊँगा, जब तुम यहाँ पर हो तो मैं भी यहीं पर ही रुकूंगा। तो ये सुनकर ही शॉक होती है। शैन पूछता है कि क्या नहीं रुक सकता, तो फिर चाओ को मानना पड़ जाता है और वो कहती है कि ठीक है मैं टॉवल लेकर आती हूँ, आप शावर लेने चले जाओ। दूसरी ओर फुयन तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि चाओ ने आखिर मेरा कॉल कैसे कट कर दी। तभी यहाँ पर यूतोंग से कहने लगती है कि जाने दो, उसे छोड़ो ना, वैसे भी तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती है, देखो अभी मैं उसे जा रहा हूँ मनाने के लिए और तुम अपना खुद चले जाना। ऐसा बोलकर ये इसे यहीं पर ही छोड़कर कार से चला जाता है और फिर यूतोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और फिर ये तेज़ी में कार चलाते हुए चाओ को कॉल लगा रहा होता है पर वो इसका कॉल नहीं उठा रही होती है। तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन शावर लेने के बाद जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है तो चाओ तो इसकी बॉडी देखती रह जाती है। फिर वो यहाँ पर उसके बाल सुखाने में हेल्प करने लग जाती है और तभी भी उसे देखी जा रही होती है। फिर वो गलती से जल जाता है तो ये कहती है कि सॉरी और फिर वो जल्दी से प्लग वगैरह निकालने लगती है तो गलती से उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर इतने में इसके घर के बाहर फुयन पहुँच जाता है और वो बहुत ही गुस्से में दरवाजे को लॉक तोड़ देता है और जल्दी से अंदर आकर इन दोनों को ऐसे देखते हुए चिल्लाने लगता है कि चाओ तुम सच में यहाँ किसी वाइल्ड मैन के साथ हो, आखिर तुम मेरे साथ चीट कैसे कर सकती हो। तो चाओ इसे चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का दरवाज़ा तोड़कर यहाँ पर आने की। तो फिर ये कहता है कि तुम कितनी शेमलेस हो ना, यहाँ पर मुझे चीट कर रही हो।
तो चाओ कहती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और अब मैं किसी के भी साथ हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो येन कहता है कि सच में तुम इस वाइल्ड मैन के लिए मुझे छोड़ रही हो। तभी हम देखते हैं कि शेन तो यहाँ पर अपनी बंदूक निकाल लेता है और वो गोली को लोड करके इसकी तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि अगर तुमने अभी एक और वर्ड बोलकर चाओ को इंसल्ट करे ना तो फिर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त ही मार सकता हूँ। तो फुयन डर जाता है और पूछता है कि तुम हो कौन। फिर चाओ तो डर जाती है कि इस फुयन की वजह से शेन फालतू में प्रॉब्लम में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलती है। फिर वो उसे रोकने लगती है। तो शेन पूछता है कि तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। तो चाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी वजह से तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ो। फिर शेन फुयन को वार्निंग दे देता है कि अब भी यहाँ से निकल जाओ। तो फिर चाओ भी इससे कहती है कि जाओ नहीं तो फिर तुम बचोगे नहीं। तो ये यहाँ से जाते हुए चाओ उसे कहते हुए जाता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। फिर शैनी से पूछता है कि तुम तो कह रही थी कि उसे तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, पर ये सब क्या है, अब तुम एक्सप्लेन नहीं करोगी। तो फिर ये कहती है कि वो ना बहुत ही ईगो वाला इंसान है और मैंने सभी के सामने अपनी और उसकी शादी कैंसिल करने का अनाउंसमेंट कर दी, तो वो ज़रूर अपनी इमेज ख़राब होने के डर से यहाँ पर मुझे शादी के लिए मनाने आया था। तो शैन कहता है कि क्या सच में। तो चाओ कहती है कि हाँ। फिर वो देखती है कि अब उसके घर के दरवाजे का डोर तो टूट चुका है। तो कहती है कि अब मैं क्या करूँगी, लॉक तो टूट गया है। शैन कहता है कि अच्छी बात है, वैसे भी मुझे ये जगह सही नहीं लग रही थी। तो चाओ कहती है कि ये जगह सही नहीं है, लेकिन ये तो यहाँ का सबसे बेस्ट विला है। तो ये कहता है कि एक काम करो, तुम अपने लगेज पैक करो और मेरे साथ घर चलो। तो चाओ कहती है कि घर पे। तो ये कहता है कि हाँ, हमारे घर पे। दूसरी ओर यूतोंग यहाँ हॉस्पिटल में होती है और इसे चाओ के ऊपर ही गुस्सा आ रही होती है कि उसकी वजह से फुयन उसे फिर से छोड़कर चला गया। फिर इसके हाथ में पेन होने लगता है और ये सोचती है कि नहीं, मैं उन दोनों को वापस एक नहीं होने दूंगी। फिर ये तुरंत ही फुयन को कॉल करती है और उसे एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि देखो मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, तो क्या तुम मेरा ख्याल रखने नहीं आओगे। तो फुयन कहता है कि मैं अब भी आ रहा हूँ। फिर कॉल रखते ही बहुत ही खुश होने लगती है कि मुझे पता था कि चाओ चाहे जो कर ले, मेरे एक कॉल से फुयन मेरे पास ही आएगा। फिर फुयन यहाँ पर पहुँच जाता है और ये इसके सामने अच्छे से बीमार होने का नाटक कर रही होती है और उसे कहने लगती है कि डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे एक अच्छे घर पे रहने की ज़रूरत है जहाँ पर उसे सनराइज़ भी अच्छे से देखने को मिले। फिर वो उसे एक एरिया का नाम बताती है जो कि काफ़ी अच्छा और महंगा एरिया है। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए घर ले लूँगा। तो ये बहुत ही खुश हो जाती है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। दूसरी ओर शैन यहाँ पर चाओ को एक बहुत बड़े विला के सामने ले आता है। तो ये शौक होती है जगह देखकर और कहती है कि इतना लग्जरियस, क्या ये सच में तुम्हारा घर है। तो ये कहता है कि मेरा नहीं, तुम्हारा है। ये सुनते के साथ ही चाओ खुश होती है और जल्दी से शैन को हक करके उसे थैंक यू कहने लगती है। फिर ये कहता है कि ठीक है और वो उसे दूर करता है और मन में सोचता है कि आखिर तुम्हें मेरी फीलिंग्स का एहसास कब होगा। फिर वो इसे बताने लगता है कि ये विला मैं तुम्हें तुम्हारे 18th बर्थडे के गिफ्ट में देने वाला था, लेकिन फिर तब मैं तुम्हें दे ही नहीं पाया, लेकिन लगता नहीं कि अभी भी कोई देर हुई है। फिर चाओ से बताती है कि मुझे ये बहुत ही पसंद आया। तो शैन कहता है कि अच्छी बात है तुम्हें पसंद आया, तो चलो अब जल्दी से यहाँ पर सेटल हो जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब चाओ की नींद खुलती है तो वो बहुत ही खुश होती है कि फाइनली इतने दिनों बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई। फिर इतने में शैन यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुँच जाता है और ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है। और फिर शैन उसे कहता है कि तुम और क्यों नहीं सो जाती। तो ये बताती है कि नहीं, कंपनी में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मुझे उस पर काम करने जाना है। फिर शैन यहाँ मन में सोच रहा होता है कि चाओ और मेरे बीच की चीज़ें मुझे धीरे धीरे लेनी चाहिए। तभी हम यहाँ पर फुयन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर ये एरिया देखने आया होता है यहाँ पर यूतों के लिए घर खरीदने के लिए। वैसे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है पर ये फिर भी उसके लिए ख़रीदना चाह रहा होता है। और तभी ये यहाँ पर चाओ को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अच्छा कहीं तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर तो नहीं आ गई। तो चाओ उसके ऊपर हंसती है और कहती है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि तुम क्या मजाक कर रही हो, ये बहुत ही महंगा एरिया है, तुम यहाँ पे रह सकती हो, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ की जगह अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तभी इतने में सिक्योरिटी गार्ड से बताता है कि अपना मुंह बंद रखो, यही इस विला की ओनर है। ये सुनकर फिर ये कहता है कि अच्छा, तो तुमने ज़रूर उससे अपने वाइल्ड मैन के ज़रिए ही जगह को खरीदी होंगी। तो अभी मेरी बात सुनो और यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर यूतोंग रहेगी। तो ये सुनते के साथ ही ये इसके पैर पे मारती है और सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर दे देती है कि इस बंदे को अगली बार से यहाँ आसपास भी आने मत देना। ऐसा बोलकर फिर वो चली जाती है और फिर फुयन का असिस्टेंट उसे यहाँ से लेकर जाता है। फिर फुयन जब यहाँ हॉस्पिटल में यूतोंग से मिलने पहुँचता है तो फिर वो जल्दी से इसे पूछने लग जाती है कि क्या उसकी बात हो गई और उसने विला खरीद लिया है। तो फिर ये कहता है कि नहीं, एक्चुअली वहाँ पर
वहाँ पर अभी चाव रह रही है। तो ये सुनते के साथ ही ये कहती है कि आखिर वो वहाँ पर कैसे रह सकती है, अच्छा कहीं वो अपने वाइल्ड मैन के सपोर्ट की वजह से तो नहीं रह रही है। तो ये सुनते के साथ ही इसे गुस्सा आ रहा होता है कि सच में वो कितनी बेकार लड़की है। फिर ये इसे कहने लगती है कि गुस्सा मत हो, वैसे भी तुम्हारी और उसकी शादी तो टूट चुकी है ना। फिर फुयन कहने लगता है कि आज मैं डिनर पार्टी में जाने वाला हूँ, तो वहाँ पर मैं ग्रैंडपा से बात करूँगा और तुम्हारे लिए वहाँ का विला खरीद लूँगा। तो फिर ये बहुत ही खुश होती है और कहती है कि वैसे क्या मैं भी तुम्हारे साथ डिनर पार्टी में चलूँ, वहाँ पर मैं तुम्हारे लिए बात करूँगी और तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो फिर ये कहता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। फिर दूसरी ओर हम चाओ को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में होती है और वो 10 मिलियन वाले प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन उससे मिलने पहुँच जाता है और उसे डिनर पार्टी का इनविटेशन दिखाते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। तो फिर ये कहती है कि लेकिन पार्टी के लिए मैंने ड्रेस तो नहीं पहनी हूँ। तो ये इसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम तो ऐसी बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तुम्हें अच्छे ड्रेस की भी ज़रूरत नहीं। शैन यहाँ चाओ को साथ में पार्टी में ले आता है और कहता है कि तुम अपना खाना वगैरह एंजॉय करो, जब तक मैं बिज़नेस की बातें कर लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूतुंग चाओ को देख लेती है और उसे बहुत ही गुस्सा आती है कि ये यहाँ पार्टी में कैसे आ गई। फिर ये अपनी फ्रेंड्स लोग को कहती है कि चलो उसे जाके हेलो कहते हैं और फिर यूतोंग इन लोगों के साथ मिलकर चाओ का मजाक उड़ाने पहुंच जाती है और यूतोंग की फ्रेंड चाओ से कहने लगती है कि तुम्हारी तो फुयन के साथ अपनी एंगेजमेंट टूट चुकी है ना, तो आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई, ये मेरी फैमिली की पार्टी है, यहाँ पर तुम्हें इनविटेशन किसने दिया आने के लिए, या तुम ऐसी मुँह उठा के आ गई हो। तो यूतुंग कहती है कि ऐसा मत बोलो, चाओ आखिर मेरी फैमिली की रियल डॉटर है। लिन कहती है कि काय की रियल डॉटर हुई है जब इसकी खुद की फैमिली भी इसे पसंद नहीं करती है और वो लोग ने इसे निकाल चुके, इसके पास तो इतने पैसे नहीं कि ये एक डिसेंट कपड़े खरीद सके यहाँ पार्टी में आने के लिए, तुम्हें तो इस पार्टी से निकाल देना चाहिए। फिर सभी लोग भी साथ देने लगते हैं कि हाँ इसे इस पार्टी से निकाल दो। तभी इतने में यहाँ पर फुयन आ जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है। तो जल्दी से यूतोंग से बताने लगती है कि चाओ यहाँ पर तुमसे मिलने आ गई है, तो इसे ब्लेम मत करना, ये शायद तुम्हें भुला नहीं पा रही है। तो फिर फुयन भी कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो, तुम अभी तक मेरे पीछे पड़ी हुई हो, तुम्हें पता नहीं लगा कि अब मैं तुम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो यहाँ से चली जाओ। फिर लिन कहने लगती है कि चाओ तुमने सुन ली, फुयन तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता है, अब तो तुम्हारा रिच फैमिली में शादी करने का सपना तो टूट गया। तो चाओ कहती है कि मैं तो उल्टा इसे थैंक्स करूँगी कि अब ये मेरे से शादी करने के लिए पीछे नहीं पड़ा है। तो फिर लिन कहती है कि सच में तुम्हारी अकड़ अभी तक नहीं गई है और यहाँ मेरी पार्टी में आने से पहले तुम कम से कम पहले अपने कपड़े तो देख लेती, गरीबों वाले पहनी हुई हो। ऐसा बोलकर वो चाओ का मजाक उड़ाकर हंसने लगती है। तो चाओ इसे सीधा थप्पड़ लगा देती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर जल्दी से यूतोंग से कहने लगती है कि सिस्टर आखिर तुम लिन को कैसे मार सकती हो, हमारी फैमिली अभी उसकी कंपनी के साथ ही बिजनेस डील कर रहे हैं जो कि अब तुम्हारी वजह से खराब हो जाएगी। तो चाओ कहती है कि आखिर इसका मेरे से क्या लेना देना है, वैसे भी मैंने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ ली हूँ। फिर लिन गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ देने लगती है और कहती है कि इसे यहाँ से बाहर फेंको। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से ये सारी चीज़ें चैन देख रहा होता है और वो लिन के भाई के साथ यहाँ बिजनेस डील के बारे में बात करने आया होता है और उससे कह देता है कि जब तुम अपनी खुद की बहन को नहीं संभाल पा रहे हो, वो यहाँ पे लोगों को बुली कर रही है, तो फिर आखिर मैं तुम जैसे पर्सन के साथ काम क्यों करूँ। तो मिस्टर जैन कहता है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करना, मैं अभी सब चीज़ संभालता हूँ। और फिर वो यहाँ पर आकर लिन को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या हरकतें कर रही हो, तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। और फिर वो चाओ से अच्छे से बातें करने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और चाओ तो समझ जाती है कि ज़रूर ये सब शैन की वजह से। फिर वो यहाँ से खुश होकर चली जाती है और लिन कहने लगती है कि भाई आपको क्या हो गया, आपने मुझे मारा क्यों। तो फिर वो इसे चिल्लाते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे $1 बिलियन के बिजनेस डील का नुकसान हो रहा है। तो वो कहती है कि आखिर ऐसे कैसे, मैं तो बस उस बेकार लड़की को सबक सिखा रही थी। तो फिर मिस्टर जैंग कहते हैं कि लगता है तुम अभी भी नहीं मानोगी, तुम रूम में चलो और अपनी गलती का एहसास करो। ऐसा बोलकर वो सभी के सामने ही अपनी बहन लिन को यहाँ से पकड़ कर लेकर जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चाओ अपने ऑफिस में होती है और तभी यहाँ पर मिस्टर जैंग अपनी सिस्टर लिन को लेकर आ जाते हैं उसे ज़बरदस्ती यहाँ चाओ से माफ़ी मंगवाने के लिए और कहते हैं कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो फिर मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट का बिजनेस डील ख़राब हो जाएगा। तो फिर लिन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ रहा होता है और वो सोच रही होती है कि चाओ इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, मुझे तो पता ही नहीं रहा। फिर ये लोग यहाँ चाओ के ऑफिस में आ जाते हैं। तो चाओ कहती है कि आखिर आप लोगों को मुझसे क्या काम है,
तो फिर मिस्टर जैंग लिन से कहते हैं कि चलो माफ़ी मांगो। तो फिर वो सॉरी कहने लगती है। चाओ कहती है कि मुझे सुनाई नहीं दिया। तो फिर मिस्टर जैंग लिन को वापस से सॉरी बोलते हैं। तो फिर वो कहती है कि क्या अब तुम मुझे माफ़ करोगी। चाओ कहती है कि मिस्टर जैंग मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सिस्टर मुझसे सिंसियरली माफ़ी मांग रही है। तो फिर मिस्टर जैंग अपनी सिस्टर लिन को चिल्लाकर बाहर जाने बोलते हैं और चाओ से पूछने लगते हैं कि आखिर आपका और मिस्टर शेन का क्या रिलेशन है। चाओ कहती है कि ये आप क्यों जानना चाहते हैं। तो मिस्टर जैंग कह देता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी और मिस्टर शेन की बिज़नेस डील ख़राब हो और इसलिए आपको हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। तो चाओ कहती है कि अच्छा तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं। तभी इतने में चाओ के फ़ोन पर शेन की कॉल आने लगती है। तो ये उसका कॉल उठाकर स्पीकर पर डालती है और मिस्टर जैंग को शेन की बातें सुनाते हुए उससे कॉल पर बात करती है। शेन कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो ये कहती है कि मैं अपने ऑफिस में हूँ और देखो मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम मिस्टर जैंग के साथ अपनी बिज़नेस डील को मत ख़राब करो। तो फिर शेन समझ जाता है और मिस्टर जैंग से कह देता है कि अच्छा तो आप वहाँ पर चाओ को धमकी देने पहुँच चुके हैं। लगता है मेरे साथ काम करना तो दूर की बात है, आपको अपनी कंपनी को बैंकरप्ट भी करवाना है। तो फिर मिस्टर जैंग तुरंत ही डर जाते हैं और चाओ के कॉल कट करते ही वो यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि मुझे आपको धमकी नहीं देना चाहिए था, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ आप मिस्टर शेन को मेरे बारे में थोड़ा अच्छा बोल दो ताकि वो मेरे साथ बिज़नेस डील कर ले। तो चाओ कहती है कि ठीक है मैं ट्राई करूँगी। दूसरी ओर लिन यहाँ से बाहर जाने के बाद बहुत ही गुस्सा होने लगती है और सोचती है कि उस चाओ की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर यहाँ हम चाओ की मॉम और उसके भाई को देखते हैं जो कि यूतोंग के साथ यहाँ हॉस्पिटल में होते हैं और ये लोग यहाँ चाओ के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं कि उसी की वजह से आज यूतोंग इतनी बीमार है और हॉस्पिटल में है। ये लोग ये भी कहते हैं कि चाओ ने यूतोंग के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाई थी कि उसी ने उसका कार एक्सीडेंट करवाई, जबकि यूतोंग ने ऐसा कुछ भी नहीं करी है। सच में पता नहीं हमारी ऐसी बेटी कैसे हो गई, ऐसा यहाँ पर चाओ की मॉम खुद ही कह रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है और वो इन लोगों को बता देती है कि आंटी लगता है चाओ ने आप लोगों को इस बारे में बताई नहीं है कि उसकी कंपनी कितनी बड़ी है और वो कितने सारे पैसे कमा रही है। ये सुनते के साथ ही चाओ की मॉम और भाई को गुस्सा आती है कि उसने इतनी बड़ी बात उन लोग से छुपा के रखी थी और वो इस वजह से यूतोंग को परेशान कर पा रही है। तो इसलिए मॉम यहाँ चाओ के भाई से कह देती है कि जाओ उसकी कंपनी बैन कर दो। फिर यहाँ पर हम चाओ को देखते हैं जो कि शेन के साथ डिनर कर रही होती है और तभी इतने में चाओ को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे इस बारे में बता देता है कि उसकी फैमिली का ऑर्डर आया है कि वो लोग उसकी कंपनी को बैन कर रहे हैं। ये सुनते के साथ ही शेन को तो गुस्सा आने लगता है कि आखिर चाओ की कैसी फैमिली है, वो उन लोग की सगी बेटी है और वो अपनी सगी बेटी के साथ इस तरीके की हरकत कैसे कर सकते हैं। तो ये सुनते के साथ ही फिर चाओ भी याद करने लगती है कि जब वो 3 साल पहले अपनी इस फैमिली के पास आई थी तो वो लोग यहाँ पर यूतोंग के साथ अच्छे से खुश थे और उसके आने के बाद भी वो लोग यूतोंग को ही ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे और यूतोंग जानबूझ के उसके मॉम डैड को उसे छीन रही थी। और फिर एक दिन उसने उसका कार एक्सीडेंट करवाने की भी कोशिश करी थी और चाओ को कितनी ज़्यादा चोट भी लग गई थी, पर उसके मॉम डैड ने यूतोंग पर बिलीव करे थे और चाओ को चिल्लाए थे कि आखिर वो अपनी सिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है, आखिर वो उसका एक्सीडेंट क्यों करेगी। तो चाओ कहती भी है कि मेरे पास एविडेंस है। तो चाओ के मॉम डैड यूतोंग को बचाने के लिए उसे अब्रॉड भेज देते हैं ताकि चाओ उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगा पाए। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और शेन ये सब जानने के बाद बहुत ही गुस्सा होता है और सोच लेता है कि वो चाओ की फैमिली को सबक सिखाएगा। फिर वो यहाँ से बाहर जाने का बहाना करता है और तुरंत ही कॉल करके ऑर्डर दे देता है कि चाओ की फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया जाए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे कि चाओ से मिलने के लिए उसकी मॉम यहाँ उसके ऑफिस में पहुँच जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे वो यहाँ पर अपनी खुद की कंपनी खोल के बैठी है और 7 मिलियन कमा रही है। वो उसे कह देती है कि अपनी कंपनी बंद करो क्योंकि तुम हमारा नुकसान करवा रही हो। चाओ कहती है कि आप किस हक से मुझे ऐसा ऑर्डर दे रही है। तो उसकी मॉम कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। चाओ ने याद दिलाती है कि जब से मैं आपके पास आई हूँ क्या आपने कभी मुझे अपनी बेटी समझा है, आपने हमेशा से मुझे छोड़कर सिर्फ यूतोंग को ही अपनी बेटी समझा हुआ है। तो फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि यूतोंग की तबीयत बचपन से ही बहुत ही ख़राब रहती थी और इसलिए हम लोग उसकी स्पेशल केयर करते थे। तो चाओ कहती है कि अच्छा तो अब आप उसकी बीमारी के नाम पर चाहती हैं कि मैं अपना सब कुछ छोड़ दूँ और सब उस यूतोंग को दे दूँ। आप कैसे भूल सकती हैं कि उसने मुझे मारने के लिए मेरा कार एक्सीडेंट करना चाही थी। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि हमने तुम्हें पहले भी बोले थे ना कि यूतोंग ने ऐसा कुछ भी नहीं करी है, इसलिए उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम यूतोंग के साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहती हो और तुम उसके साथ बहुत ही गलत कर रही हो, तो हम उसी का ही साथ देंगे।
तो चाओ कहती है कि फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, जब आपका कंपनी का बिजनेस ख़राब होगा तो इसकी मॉम कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। फिर उन्हें कॉल आ जाती है और वो शॉक होती है, और यहाँ से बाहर जाने के बाद वो उसके डैड से बात करती है और कहती है कि कंपनी के फंड का पैसा रुक गया, इसका क्या मतलब है। तो फिर डैड कहते हैं कि क्या तुम चाओ से मिलने गई हो। तो फिर चाओ की मॉम बताने लगती है कि हाँ, उसने यहाँ खुद की कंपनी खोल के बैठी हुई है और इतने सारे पैसे कमा रही है और यूतों को परेशान कर रही है, इसलिए मैं उसे यहाँ चिल्लाने आई थी। तो डैड कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि आधे घंटे के अंदर ही सारे इन्वेस्टर ने हमारे साथ प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, और मुझे पता लगा है कि उन लोगों को चाओ नहीं ऑर्डर दिए। ये सुनकर फिर मॉम को शौक लग रहा होता है कि ऐसा कैसे। फिर यहाँ चाओ के डैड तो कह देते हैं कि मैं नहीं जानता, तुम इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर ये चाओ से मिलने के लिए वापस उसके ऑफिस में जाने लगती है, तो गार्ड्स इन्हें रोक लेते हैं और इन्हें पकड़ के यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि शेन काफ़ी ड्रंक होकर घर आया होता है और वो सीधा चाओ के रूम में आ जाता है। चाओ उसे देखती ही जाग जाती है और कहती है कि तुम काफ़ी ड्रंक हो। तो शेन कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, और वो उसके क्लोज जाने लगता है। तो चाओ उसको दूर कर रही होती है और वो सोचती है कि वो बिल्कुल ड्रंक है और होश में नहीं है, और अगर वो होश में होता तो वो ज़्यादा खुश होती। फिर वो उसे उठाने लग जाती है, तो शेन नहीं मानता और कहता है कि तुम अब मुझसे दूर भाग के जाओगी ना तो अच्छा नहीं होगा, और ऐसा बोलकर वो उसके नेक पे बाइट करने लगता है। तो फिर चाओ भी उसे हक कर लेती है और कहती है कि ठीक है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वो देखती है कि उसके गले पे कैसा निशान हो गया। वो सोचती है कि आखिर अब मैं बाहर कैसे जाऊँगी। और फिर चाओ शेन से छुपकर यहाँ से जैसे ही जाने की कोशिश करती है, तो वो तो इसी देख रहा होता है, और फिर वो उसे आवाज़ देकर कहता है कि तुम इतनी गर्मी में स्कार्फ क्यों पहनी हुई हो। तो फिर वो कहती है कि बस मैंने डेकोरेशन के लिए पहनी थी और मुझे कंपनी में कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। तो ये कहता है कि रुको, पहले आके ब्रेकफास्ट करो। फिर ये उससे दूर बैठने लगती है, तो शेन कहता है कि क्या मैं तुम्हें खा जाऊँगा, यहाँ पर आके बैठो। फिर ये जैसे उसके पास जाती है तो शेन उसे पकड़ के खींच लेता है, और फिर वो उसके गले का निशान देखकर पूछता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो ये कहती है कि शायद किसी इंसेक्ट ने काट लिया है। शेन पूछता है कि अच्छा तो ये इंसेक्ट था, तो फिर क्या वो इंसेक्ट अनोइंग था। तो ये कहती है कि हाँ बहुत ही अनोइंग था। और फिर शेन के कहने पर चाओ जल्दी से ब्रेकफास्ट करने लगती है और ये सोचता है कि आखिर ये मेरी इंटेंशन कब जाने की। दूसरी तरफ हम यहाँ पर फुयन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में जब यूतोंग से मिलने पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पर चाओ की फैमिली होती है, और चाओ की मॉम से बताने लगती है कि देखो अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, तुम्हें पता है चाओ हम लोगों को बर्बाद करने के पीछे पड़ गई है। तो ये कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो यूतोंग रोने का नाटक करते हुए उसे बताने लगती है कि चाओ ने अपने डॉक्टर फ्रेंड को मेरी सर्जरी करवाने से मना कर दिए, और मॉम भी चाओ से इस बारे में बात करने गई थी तो उसने मॉम को कंपनी से बाहर निकाल दी। फिर चाओ की मॉम और भाई मिलकर फुयन को बताने लगते हैं कि चाओ कैसे अपने पावर की वजह से इन लोग की कंपनी को बर्बाद करने के पीछे पड़ गई है। फिर ये सुनते के साथ ही फुयन कहता है कि मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है, मैं अब भी जा रहा हूँ उससे मिलने। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। ये सुनकर यूतोंग तो खुश हो जाती है और वो सोचती है कि अब मैं देखती हूँ कि ये चाओ कैसे बचती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शेन चाओ को उसकी कंपनी तक छोड़ने गया होता है और फुयन इन लोग को छुप कर देख रहा होता है। और फिर चाओ को यहाँ छोड़ने के बाद जैसे ही शेन यहाँ से चला जाता है तो फुयन चाओ के पास आकर उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम सच में उस वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चला रही हो। ये सुनते के साथ ही चाओ इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अगर तुम्हें डॉग की तरह यहाँ पर भौंकना है तो फिर चले जाओ यहाँ से, अपना मुंह मत खोलो। फुयन कहता है कि देखो चुपचाप से उस मैन के साथ ब्रेकअप कर लो और वापस से मेरे पास आ जाओ, फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम यही तो चाहती हो ना, लेकिन हाँ बस मेरी एक ही कंडीशन है कि तुम्हें अपने उस डॉक्टर फ्रेंड को बनाना पड़ेगा कि वो यूतों की सर्जरी करे, और साथ ही तुम्हें उस मैन से दूरियाँ भी बनानी होंगी। तो ये कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं आखिर तुम जैसे के पास वापस क्यों आऊँगी, तुम्हारे अंदर अच्छा क्या है, तुम्हारी इतनी बुरी पर्सनैलिटी है और तुम मुझे चीट भी कर रहे थे, और मैं यहाँ इतनी ब्यूटीफुल सक्सेसफुल, आखिर मैं तुम जैसे के पास वापस क्यों आऊँगी, पागल कहीं के। ऐसा बोलकर वो अपनी कंपनी में चली जाती है। फिर फुयन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये अपने असिस्टेंट को कॉल करके ऑर्डर देता है कि चाओ की कंपनी आज बैंकक्रप्ट होनी चाहिए। फिर इसके बाद जैसे इसका असिस्टेंट पिक करने आता है तो इसे बताने लगता है कि सारी बाकी कंपनीज़ ने चाओ की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मना कर दिए क्योंकि कोई पावरफुल बंदा है जो कि चाओ को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सुनते के साथ ही फुयन सोचता है कि लगता है वो जो बंदा था जिसने मेरे ऊपर बंदूक रखा था वही है जो बहुत ही पावरफुल है, पता नहीं आखिर वो है कौन। फिर हम देखते हैं कि चाओ जैसे ही घर पहुंचती है तो शैन उसे अपने पास आने के लिए बोलता है, और फिर जैसी बैठती है तो ये उसे कहता है कि सच में वो कीड़ा कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग था।
जो तुम्हारी स्किन और लाल होती जा रही है। तो ये कहती है कि हाँ वो बहुत ही अमेजिंग था। फिर शैनी से अपने पास कर रहा होता है तो चाओ से दूर होती है और कहती है कि तुम्ही ने मुझे सिखाया था ना कि मुझे हर मैन के साथ दूर रहना है, तो फिर तुम नहीं भूल सकते। तो शेन कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें मेरे सारे रूल्स याद है। फिर वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारी फैमिली यूतोंग की सर्जरी करवाने के पीछे पड़े और वो लोग तुम्हारे कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूतोंग की सर्जरी करने देने के लिए तुम क्या कहना चाहोगी? तो चाओ मना करती है और पूछती है कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोचोगे कि मैं बहुत ही क्रूएल हूँ? तो ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे डिसीजन में तुम्हें सपोर्ट करूँगा और फिर चलो अब तुम रूम में जाओ और रेस्ट करो। फिर हम यहाँ यूतोंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और तभी इसे एक आदमी की कॉल आती है और वो इसे बताता है कि मैं वही बात कर रहा हूँ जिसको तुमने चाओ का कार एक्सीडेंट करवाने का ऑर्डर दी थी। तो ये कहती है कि आखिर तुमने मुझे कॉन्टेक्ट क्यों करे, मैंने तुम्हें 5 मिलियन दे चुकी थी ना। तो वो इसे कहता है कि अभी मेरी बेटी बीमार है और मुझे और पैसे चाहिए, तो तुम मुझे 1 मिलियन और दो। तो फिर ये इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम और पैसे कैसे मांग सकते हो। तो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लियांग फैमिली में उनकी खुद की डॉटर से भी ज़्यादा इज्जत है, तो ये पैसे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होंगे। तो ये कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूँगी? तब यहाँ पर फुयन आ जाता है और ये जल्दी से कॉल रखती है। तो फिर ये कहता है कि तुम किससे बात कर रही थी? ये कहती है कि कुछ नहीं, बस एक फ्रॉड कॉल था, तो मैं उसे चिल्ला रही थी कि अगर फालतू कॉल करेगा तो मैं जेल भेज दूँगी उसे। फिर ये बहुत ही खुश होता है कि कितनी ज़्यादा अच्छी है। तभी यूतोंग कहती है कि क्या तुम चाओ को यहाँ बुला सकते हो, मुझे उससे कुछ बात करनी थी, मैं चाहती हूँ कि वो फैमिली को परेशान ना करे, इसलिए मैं थोड़ा सा उससे बात कर लूँ। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। फिर ये उसकी कंपनी में उसका इंतज़ार कर रहा होता है और चाओ को जैसे आवाज़ देने लगता है तो ये फिर से उसे मारती है। तो ये कहता है कि आखिर तुम मुझे मारती क्यों रहती हो? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, यूतोंग तुमसे मिलना चाहती है, उससे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो ये सोचती है कि अच्छा, तो अब वो फिर से कोई नया गेम खेल रही है, तो चलो मैं उसका साथ देती हूँ। फिर ये इसके साथ हॉस्पिटल आ जाती है और यूतोंग फुयन से कहती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे चाओ से अकेले में बात करनी है। फिर जैसे वो बाहर चला जाता है तो फिर ये चाओ से बहुत ही एरोगेंटली बातें करने लगती है और कहती है कि देखना, अभी जल्द ही तुम्हारी कंपनी भी बंद हो जाएगी और जहाँ पे तुम रह रही हो ना, वहाँ पे मैं रहूँगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली मेरी हेल्प करेंगे और वो लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो चाओ कहती है कि ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी कंपनी कब बंद करवाती है। फिर इतने में यूतोंग की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। तो यहाँ पर जल्दी से फुयन और चाओ की मॉम भाग कर आते हैं और चाओ की मॉम तो कहने लगती है कि ज़रूर इसी ने कुछ करी है, नहीं तो आखिर यूतोंग ऐसे बीमार कैसे होती। फिर वो फुयन से कहती है कि तुम तुरंत ही पुलिस को कॉल करो। फिर इसके बाद पुलिस यहाँ चाओ को अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं और उसे गुस्से में चिल्लाकर पूछते हैं कि आखिर उसने अपनी बहन को जहर क्यों दी। तो ये कह देती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ, प्लीज़ आप मेरे ब्रदर को बुलाओ। तभी इतने में शैन यहाँ खुद ही पहुँच जाता है यूतोंग को बचाने के लिए और वो कोई बड़े ऑफिसर को लेकर आया होता है जो कि तुरंत ही यहाँ पर यूतोंग को छोड़ने के लिए बोल देते हैं और इन ऑफिसर को चिल्लाते हैं कि आखिर वो लोग इसे कैसे ला सकते हैं, वो लोग जानते नहीं है कि वो मिस्टर शेन की सिस्टर है। फिर यहाँ पर चाओ जैसे ही शेन के साथ कार में बैठकर जा रही होती है तो वो उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर वो उसे बिना बताए वहाँ पर क्यों चली गई थी। तो ये कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। तो ये कहता है कि तुम्हें दिखा नहीं कि तुम कितनी बुरी प्रॉब्लम फंस गई थी और तुम्हारी वो फैमिली कितनी ख़राब है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर रात में हम देखते हैं कि चाओ अपने घर पे अपना बैठकर काम कर रही होती है और तभी इसे फुयन की कॉल आती है और वो इसे पूछने लगता है कि आखिर वो कौन मैन है जो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहा है, जिसकी मदद से तुम जेल से भी बाहर आ गई। तो ये कहती है कि वो मैन जिसे मैं पसंद करती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ। फिर इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो ये सब सुनने लगता है। तो ये जल्दी से कॉल कट करती है और शैन पूछता है कि आखिर वो कौन है जिससे तुम प्यार करती हो। ऐसा बोलकर ये इसके पास बढ़ने लगता है। तो ये कहती है कि सच में कोई भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही झूठ बोल रही थी और मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। तो ये कहता है कि ठीक है, मेरे बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर जाओ। तो ये कहती है कि लेकिन वो तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है ना। शैन कहता है कि जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। तो चाओ मान जाती है और वो चली जाती है। तो शैन बहुत ही खुश होने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जैंग चाओ को शैन की कार से निकलते हुए देखकर सोचता है कि लगता नहीं कि मिस्टर शैन और उस लड़की का रिलेशनशिप बिल्कुल सिंपल होगा। फिर चाओ जब अपने ऑफिस में होती है तो शैन यहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो ये कहता है कि मैं बस तुम्हें काम करते हुए देखने आया था। ऐसा बोलकर वो उसके एकदम ही पास आकर देख रहा होता है कि वो क्या कर रही है और चाओ तो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगती है। फिर इतने में वो एक बॉक्स उठाता है और कहता है कि ये रिंग कहाँ से आई है तुम्हारे पास। तो ये कहती है कि तुम कुछ गलत मत समझना, वो मिस्टर जैंग ने मुझे सॉरी गिफ्ट के तौर पे ये भेजा हुआ है। तो शैन इसे डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि क्या तुम्हें बिलीव है
चाओ कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये क्या गिफ्ट है क्या नहीं, बस मुझे इतना पता चला था कि मिस्टर जैंग ने कोई सॉरी के लिए मुझे गिफ्ट भेजा हुआ है और मैंने तो इसे खोल के भी नहीं देखी थी। तो शेन मान लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर जैंग को यहाँ पर उनकी सेक्रेटरी बताती है कि उसने गलती से चाओ को रिंग भेज दी। तो फिर ये उसे चिल्लाने लगता है और तभी इतने में इसे कॉल आ जाती है शेन के असिस्टेंट की और वो बता देता है कि शेन उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। फिर ये गुस्से में अपनी सेक्रेटरी को पता करने के लिए बोलता है कि चाओ अभी कहाँ पर है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि चाओ तो शेन के साथ बाहर रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है। तभी यहाँ पर मिस्टर जैंग पहुँच जाता है और तुरंत ही शेन को क्लियर करने लगता है कि उसने जानबूझ के चाओ को वो रिंग नहीं भेजा था, बल्कि उसकी सेक्रेटरी की गलती से गिफ्ट एक्सचेंज हो गया। शेन को अच्छे से बताने लगता है कि उसका सच में चाओ के लिए ऐसा कोई भी गलत इरादा नहीं था और फिर वो उसे सब क्लियर करके कहने लगता है कि मिस्टर शेन प्लीज़ आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मत ख़त्म करना। पर शेन चाओ की तरफ इशारा करने लगता है। तो फिर मिस्टर जैंग चाओ को कहने लगता है कि प्लीज़ आप ही मिस्टर शेन को मना लो। तो ये कहती है कि क्या मेरी बातों से मिस्टर शेन मान जाएंगे। फिर कहता है कि ऑफ कोर्स मान जाएंगे। तो चाओ सोचती है कि क्या सभी को ऐसा लगता है कि अगर मैं शेन को जो बोलूँगी वो वही करेगा। और फिर उसके बाद मिस्टर जैंग यहाँ से चला जाता है और शेन चाओ से कहता है कि मैं वॉशरूम से आता हूँ। तभी इतने में फुयन चाओ को देखकर उसके पास फिर से आर्ग्यूमेंट करने लगता है। तो चाओ को गुस्सा आती है कि ये पागल फिर यहाँ पर आ गया। वो जाने की कोशिश करती है तो फुयन उसका हाथ पकड़ के रोकने लगता है, पर तभी यहाँ पर शेन आ जाता है और फुयन फिर पूछता है कि आज तुम मुझसे क्लियर करो कि आखिर ये वाइल्ड मैन है कौन। तो फिर यहाँ शेन को गुस्सा आ जाती है और वो फुयन को मारने लगता है। तो चाओ इसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें ज़रूरी मीटिंग के लिए चलना था ना, और वो उसे पकड़ के लेकर जाती है। तभी यहाँ पर फुयन का असिस्टेंट आता है तो फुयन उसे पता करने के लिए बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन। फिर इतने में फुयन को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे चिल्ला कर तुरंत ही कंपनी में आने के लिए बोलते हैं। फिर ये डरते हुए जैसे ही अपने डैड के ऑफिस में जाता है तो वो इसे पहले तो मारते हैं और फिर इसे चिल्ला कर कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में उस लियांग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर के साथ हो। तो ये कहता है कि डैड क्या आपने मुझे ये बोलने के लिए बुलाया। तो उसके डैड उसे चिल्ला कर बताते हैं कि उन लोग जिस बड़ी कंपनी के साथ बिजनेस डील करने वाले थे, अब वो लोग इनकी जगह मिस्टर जैंग के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं। तो ये कहता है कि डैड ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो वो हमारे साथ कर रहे थे ना। तो फिर इसके डैडी से चिल्लाते हैं कि मैं नहीं जानता, तुम्हें इस बिज़नेस डील को कैसे भी करके वापस लेकर आना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर जैंग को शेन के असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो बताता है कि शेन अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी है, तो कल वो लॉयर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाए। तो मिस्टर जैंग खुश हो जाता है कि फाइनली उसकी ये बिज़नेस डील सक्सेसफुल हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन चाओ को लेकर किसी डिनर इवेंट में गया होता है, जहाँ पर चाओ उसकी जगह थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेती है और तुरंत ही ड्रंक हो जाती है। तो शेन उसे उठा के घर लेकर जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटल में यूतोंग के वार्ड के बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं। तो चाओ की मॉम को अंदर नहीं जाने मिल रहा होता है और वो फुयन से कहती है कि आखिर तुम्हारे फैमिली के गार्ड्स हमें यूतोंग से मिलने क्यों नहीं दे रहे, क्या वो चाहते हैं कि यूतोंग मर जाए। तो फुयन कहता है कि इन गार्ड्स को ज़रूर मेरे डैड ने अरेंज करें। तो फिर चाओ की मॉम कहने लगती है कि यूतोंग को यहाँ हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा देना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी तबीयत और ख़राब होगी। तो ये बताओ कि तुमने उसके रहने के लिए विला खरीदे कि नहीं। तो ये कहता है कि हाँ मैंने अरेंजमेंट कर दिया हूँ। ऐसा बोलकर फिर ये अपने असिस्टेंट के साथ चाओ के विला के बाहर पहुँच जाता है और कहता है कि जाओ तुम जाके गार्ड से बात करो कि मुझे इस विला के ओनर से मिलना है। तभी इतने में चाओ को ये लोग कार से विला के अंदर जाते हुए देख लेते हैं। इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि वो उस वाइल्ड मैन के साथ अभी भी घूम रही है। फिर ये चाओ को कॉल लगाने लगता है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शेन यहाँ चाओ को उठा रहा होता है और कहता है कि आज मुझे प्रोजेक्ट साइन करने के लिए जाना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फुयन को पता लगता है कि उसके डैड ने उसे जो बिज़नेस डील का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोले थे, उससे साइन करने के लिए मिस्टर जैंग ऑलरेडी जा चुका है। तो ये भी तुरंत ही अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाने के लिए निकलता है। और फिर हम देखते हैं कि शेन यहाँ चाओ को लेकर फुयन के डैड के घर आया होता है उनसे कुछ बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए। तो चाओ कहती है कि तुम लोग जाके बात करो, मैं यहीं पर ही बैठती हूँ। तभी इतने में फुयन भी यहाँ पर पहुँच जाता है और चाओ को बातें सुनाने लगता है कि अच्छा लगता है तुम मेरे लिए यहाँ पर आई होगी, सच में देखा तुम बस जानबूझ के प्रिटेंड करती हो, लेकिन तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रही हो। तो चाओ कहती है कि तुम सपने देखना बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। तभी इतने में शेन यहाँ पर फुयन के डैड के साथ बाहर आ जाता है। तो फुयन के डैड यहाँ पर उसे चिल्लाने लगते हैं कि वो चाओ से ऐसे क्यों बात कर रहा है, वो ऐसे मिस्टर शेन से पंगा ले लेगा। फिर ये सुनने के बाद फुयन को शौक लगता है
कि मिस्टर शैन ही वो रिच बंदा है जिसकी कंपनी के साथ उसके डैड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे। अब यहाँ पर शैन तो चाओ को अपने साथ लेकर चला जाता है और फुयन बस खड़ा देखता रह जाता है। और फिर उसके डैड का असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर शैन उन लोग की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं मान रहा है। फिर चैन और चाओ साथ में घर पर होते हैं और चाओ थोड़ी सी ड्रिंक करते ही बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और वो शैन को हक करके उसे कहने लगती है कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पर शैन उसे किस करने वाला होता है, पर इतने में चाओ के फ़ोन पर फुयन की कॉल आती है तो ये उसका फ़ोन उठा लेता है। तो फुयन कॉल पर कहता है कि आखिर तुम्हारा उस मिस्टर शैन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो शैन कहता है कि तुम ही सोचो क्या रिलेशन होगा। ऐसा बोलकर इसका फ़ोन कट कर देता है। फिर वापस से फुयन कॉल लगाने लगता है तो फिर फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। फिर फुयन बहुत ही गुस्सा होता है और अपने असिस्टेंट से पता करने के लिए बोलता है कि आखिर चाओ और उस मिस्टर शैन का क्या रिलेशन है, पता करो। दूसरी तरफ शैन यहाँ चाओ को उसके रूम में लाकर लिटा देता है और उसे बैठकर देख ही रहा होता है। इतने में उसे चक्कर आने लगते हैं और फिर वो याद करता है कि उसने सभी के साथ बैठकर वाइन पिया था तो ये समझ जाता है कि उसकी वाइन में ड्रग था। फिर इसे तो ड्रग का नशा चढ़ने लगता है और ये चाओ के पास आकर बैठता है तो वो जाग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर ये उसे टच करती है और सोचती है कि ये इतना गर्म क्यों है। फिर शैन यहाँ उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है तो चाओ समझ जाती है कि उसे किसी ने लव पॉइजन दिया है। फिर चाओ शैन को दूर करने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता और उससे अपनी फीलिंग भी कन्फेस कर लेता है और कहता है कि वो उसे 10 साल से लाइक करता है पर वो अभी तक समझ ही नहीं पाई। तो चाओ तो ये जानकर बहुत ही खुश होती है कि शैन भी उसे लाइक करता है। फिर दोनों यहाँ नाइट स्पेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग होती चाओ जल्दी से उठकर यहाँ से भागने लगती है पर फिर शैन भी जाग जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ चेकअप के लिए। और फिर जैसे यहाँ दोनों हॉस्पिटल आते हैं तो देखते हैं कि फुयन यहाँ यूतोंग के लिए नर्स से लड़ रहा होता है कि आखिर वो लोग उसे कैसे यहाँ से डिस्चार्ज करवा सकते हैं। और फिर जैसे ही फुयन चाओ को देखता है तो उसे भी चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी क्रूएल हो, अपनी सिस्टर का ट्रीटमेंट भी नहीं करवा रही हो। चाओ कहती है कि हाँ मुझे दिख ही रहा है कि ये कितनी ज़्यादा बीमार है। फिर यूतोंग चाओ को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हें तो हमारी फैमिली ने भी निकाल चुके हैं और तुम बस एक मैन के ऊपर डिपेंड होकर रह रही हो। तो चाओ कहती है कि सच में अभी भी तुम्हारी एरोगेंट पना गया नहीं। फिर वो उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है कि वो असल में लू फैमिली की डॉटर है क्योंकि उन लोगों ने उसे अडॉप्ट करे थे। ये सुनते के साथ ही यूतोंग तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है कि वो इतनी अमीर फैमिली में रह रही थी। फिर यहाँ पर चाओ के डैड आ जाते हैं और फुयन दोनों ही मिलकर उसे कहने लगते हैं कि उसे क्या लगता है कि लू फैमिली की हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी तो उसे इन लोग के पास वापस आ जाना चाहिए। तो यूतोंग कहती है कि डैड आखिर आप इससे इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, अब ये इतनी अमीर फैमिली के पास है तो हम लोग के पास क्यों आएगी। तो डैडी से चिल्लाते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं कि अब तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। चाओ का लू फैमिली के साथ कनेक्शन है तो अगर हमारा इतनी बड़ी कंपनी के साथ कनेक्शन हो जाएगा तो हमारा कितना फ़ायदा है। चाओ अपने डैड को साफ साफ मना कर देती है कि अब वो उनकी बेटी नहीं है तो ये उसका हाथ पकड़ के रोकने लग जाते हैं। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और फिर चाओ शैन के साथ जाने लगती है तो चाओ के डैड जल्दी से शैन का हाथ पकड़ के उसे मनाने लग जाते हैं कि वो अपनी बेटी को वापस लेना चाहते हैं। तो शैनी ने चिल्लाता है कि आप लोग अपनी बेटी को मारना चाहते थे और अब ये सब नाटक कर रहे हैं। और फिर यहाँ चाओ की साइड लेकर शैन उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। चाओ अपसेट होती है तो शैन कहता है कि उनके बारे में मत सोचो। तो चाओ रोते हुए कहती है कि हाँ ये शायद बस एक फैंटेसी है कि वो कभी मेरे साथ अच्छे होते। शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ हमेशा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चाओ की मॉम और भाई को भी इस बारे में पता लग जाता है कि चाओ का इतनी रिच फैमिली के साथ कनेक्शन है और वो उन लोग की अडॉप्टेड डॉटर थी। तो इन लोग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है कि चाओ ने हमें कभी हेल्प नहीं करी। यहाँ पर चाओ का भाई फुयन के साथ मिलकर उसके विला के बाहर पहुँच जाता है और ये लोग यहाँ चाओ को बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर वो यूतोंग की थोड़ी हेल्प क्यों नहीं कर देती है ताकि वो लोग उसका अब्रॉड में ट्रीटमेंट करवा सके। चाओ नहीं मान रही होती है तो उसका भाई उसे चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी इतने में यहाँ शैन आ जाता है चाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर चाओ के भाई को फिर भी यकीन नहीं आ रहा होता और वो उसे यहाँ परेशानी कर रहा होता है। तो शैन तुरंत ही बंदूक निकाल कर इसके हाथ पर गोली चला देता है और कहता है कि दोबारा चाओ को परेशान करने की सोचना भी मत। ऐसा बोलकर फिर वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर चाओ की मॉम जब हॉस्पिटल पहुंचती है और उसके भाई को ऐसी हालत में देखती है तो तुरंत ही उसे कॉल करके चिल्लाने लगती है। तो चाओ कह देती है कि अब मैं आप लोग की कोई बेटी नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों ने कभी मुझे बेटी माना ही नहीं, और दूसरी बात आप जानती नहीं है कि भाई ने मेरे साथ कितना कुछ गलत किया। उसने यूतोंग के लिए मुझे मारने की कोशिश की थी, वो तो अच्छा हुआ मैं बच गई थी, और मुझे आप लोग जैसे
जैसी फैमिली की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इससे अच्छा है कि मेरी कोई फैमिली ना हो। ऐसा बोलकर ये कॉल कट करती है और हम देखते हैं कि चाओ की फैमिली को अभी भी उसकी कोई नहीं पड़ी होती है और वो लोग अभी भी यूतोंग को ही ज़्यादा मान रहे होते हैं। चाओ अपनी फ्रेंड के साथ जब यहाँ कैफ़े में गई होती है तो वो यूतोंग को उसी आदमी के साथ बातें करते हुए देख लेती है जिसने चाओ का एक्सीडेंट करवाया था और वो लोग इसी बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो ये लोग जल्दी से इन लोग का वीडियो बना लेते हैं जिसमें यूतोंग सब कह देती है कि उसने चाओ को मारने की कोशिश करी थी और इसे पैसे दी थी। और फिर इसके बाद चाओ अपनी फैमिली और फुयेन के सभी के सामने यूतोंग की असलियत दिखा देती है कि वो कितनी ख़राब लड़की है और वो उन लोग को धोखा देती आ रही थी। फिर ये जानते ही इन लोग को बहुत ही शौक लगता है और फिर फुयेन भी यहाँ यूतोंग से ब्रेकअप कर लेता है और फिर वो चाओ से माफ़ी मांगते हुए उसे वापस से साथ होने के लिए बोल रहा होता है। पर शेन को उसी के सामने किस करते हुए प्रपोज करती है और कहती है कि अब हम लोग डेट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि शेन ने चाओ की फैमिली को बैंकरप्ट करवा दिया होता है और वो लोग यहाँ रोड पर आ जाते हैं। तो ये लोग चाओ को मनाने लगते हैं कि आखिर वो उन लोग की बेटी है तो वो अब उन लोग को माफ़ कर दे। तो चाओ कहती है कि अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है और वो इन लोग के सामने से शेन के साथ चली जाती है और दोनों अपनी हैप्पी लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।